ये विद्यार्थियों, सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए 11वीं आर्ट में देखें तो अपन ने कल अपना पहला पाठ समाप्त किया था भारत की स्थिति। उसमें अपन ने भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत की स्थलीय सीमा, समुद्र तटीय सीमा, भारत का राजनीतिक मानचित्र ये अपन ने पढ़ा था। आज देखिए अपना दूसरा पाठ है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। देखिए संरचना मतलब जो भारत की मुख्य भूमि है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था, कौन से काल की चट्टानें हैं, किस प्रकार की मिट्टी है। क्योंकि भारत में देखें तो अपन बहुत सारी भौतिक विविधताएं देखेंगे कि कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है और कहीं पर मैदानी क्षेत्र है और कहीं तटीय भूमि पाई जाती है। तो उस संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किस काल में, कौन से युग में किस प्रकार से इस भूमि का निर्माण हुआ, किस प्रकार फिर भूगर्भिक हलचलें हुई और अलग अलग की स्थलाकृतियाँ बनी। दूसरा है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति यानी भू आकृति मतलब भूमि की जो आकृति है, विज्ञान का मतलब वैज्ञानिक ढंग से उनका अपन अध्ययन करेंगे। जैसे पर्वत बने तो पर्वत के निर्माण का अपन सिद्धांत पढ़ेंगे कि किस प्रकार पर्वत की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही अपन पठार के बारे में पढ़ेंगे कि पठार पहले किसका भाग था, किस प्रकार वो पठारों का जो वर्तमान स्वरूप या अस्तित्व देखते हैं वो क्या है, सामने आया है। इसी प्रकार मैदानों के बारे में अपन पढ़ेंगे और इसी प्रकार जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना दूसरा पाठ है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, यानी मुख्य जो भूमि, क्योंकि किताब ही पूरी अपना भारत का भौतिक पर्यावरण है तो भारत के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसकी संरचना कैसे है, किस प्रकार निर्माण हुआ भारत की भूमि का और किस प्रकार अलग अलग जो भू आकृतियाँ, भूमि पर जो आकृति दिखाई देती हैं, स्थल आकृतियाँ हैं, उनका निर्माण हुआ है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए भूवैज्ञानिक संरचना यानी भूमि की देखें तो वैज्ञानिक ढंग से अगर अपन संरचना का मतलब जो निर्माण हुआ स्ट्रक्चर भूमि का, उसमें शैल समूह की भिन्नता के आधार पर, शैल का मतलब होता है चट्टान यानी पृथ्वी का ऊपरी जो ठोस भाग होता है जिसमें खनिज वगैरह पाए जाते हैं, मिश्रित मिट्टी वगैरह होते हैं, ठोस पदार्थ, उसको अपन क्या कहते हैं, शैल या चट्टान कहते हैं। अपन भौतिक भूगोल में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आगन्य शैलें होती हैं, अवसादी होती हैं, कायांतरित होती हैं। तो इस शैल समूह की भिन्नता के आधार पर देखें तो भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। यानी जो ये भूवैज्ञानिक संरचना है और जो अलग अलग चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, अलग अलग जो समूह की भिन्नता पाई जाती है, उसके आधार पर देखें तो भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में, यानी भूमि का जो निर्माण है उसको वैज्ञानिक ढंग से देखें तो 3 खंडों या कालों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। भौतिक का मतलब भूभाग की जो स्थिति है, यानी अलग अलग जो भूमि के अपन स्थिति देखेंगे, जो उसकी विशेषताएं, उसके आधार पर क्या किए गए, इसके 3 भाग विभाजित किए गए। जैसे पहला है अपना प्रायद्वीपीय खंड या भाग, यानी प्रायद्वीप अपन ने पहले पाठ में पढ़ा था कि स्थल का वह भाग जो तीनों ओर किससे घिरा रहता है, जल से घिरा रहता है, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और दक्षिण का जो भारत है उसको अपन प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि दक्षिणी भारत की जो सीमा, अपन ने जैसे पढ़ा था कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, उस समय भी पढ़ा था कि दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूरा जो नीचे का जो भारत का क्षेत्र है, दक्षिण का जो भारत है, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, कौन से काल की चट्टानें हैं, किस प्रकार इस भूमि का निर्माण हुआ, कौन कौन सी भूगर्भिक हलचलें हुई और बाद में किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होते रहे। दूसरा जो भौतिक लक्षणों पर देखें जो भारत में विभाजन किया गया है, उसमें हिमालय और इसके अलावा अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, यानी एक तो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के उत्तर में स्थित है और हिमालय के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई थी। इसके अलावा और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतशालाएँ, यानी इसके अलावा भी देखें तो प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत में जो कुछ पर्वतमालाएं हैं, जैसे महाराष्ट्र में देखें सह्याद्री पर्वतमाला है, या दक्षिणी भारत में देखें तो तमिलनाडु नीलगिरी में देखें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, अन्नामलाई, नीलामलाई, जो पहाड़ी श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इनका निर्माण हुआ है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। और तीसरा जो भारत का भूवैज्ञानिक लक्षण है उसमें आता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, यानी भारत का उत्तर का मैदान कहें जो विशाल मैदानी क्षेत्र है
जिसमें सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों के द्वारा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया, उसमें किस प्रकार की मिट्टी है, कैसी चट्टानें हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था, तो इनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये अपन संरचना के आधार पर देखें तो जो भौतिक लक्षण यानी भूभाग में जो अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, जो संरचनात्मक भिन्नताएं, उसके आधार पर देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रायद्वीपीय खंड यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत, जिसको अपन अब दक्षिण का पठार क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, यानी इसके अलावा देखें हिमालय का क्षेत्र है, और हिमालय के अलावा अन्य जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं जैसे दक्षिण में पढ़ी है अपन। और तीसरा है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, यानी सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय खंड यानी प्रायद्वीपीय भाग। देखिए प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी जो सीमा है वो कटी फटी है, यानी प्रायद्वीपीय जो भारत, देखिए अपन भारत के मानचित्र में देखें तो जो प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, इस भाग का जो उत्तरी भाग देखें उसकी सीमा कोई सीमांकित नहीं है, यानी कटी फटी का मतलब टूटी फूटी सीमा है। क्यों नहीं, कोई निश्चित सीमांकित ये क्षेत्र नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, शुरू होता है। इसको अपन प्रायद्वीपीय पठार में शामिल कर सकते हैं। जो कच्छ से प्रारंभ होकर, कच्छ का रन है गुजरात में, वहाँ से लेकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई, अरावली की पहाड़ियाँ देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक जिनका विस्तार है, इनके पश्चिम से होते हुए दिल्ली तक है। और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर, और यमुना और जो गंगा नदी बहती है उत्तर भारत में देखें तो उन नदियों के समानांतर होते हुए राजमहल की पहाड़ियों, यानी राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, इसको अपन मानचित्र में देखेंगे बाद में, यहाँ से वह गंगा नदी के डेल्टा तक जाती है। यानी गंगा नदी जो अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा भी नया शब्द आया, यानी डेल्टा का मतलब ये होता है कि जब नदी अपने जो कंकड़, पत्थर, अवसाद किसी समुद्र, सागर या खाड़ी में गिरने से पहले जो उसका तटवर्ती क्षेत्र होता है उस पर क्या कर देती है, तटीय क्षेत्र में जमा कर देती है, उसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये गंगा नदी बंगाली खाड़ी में जैसी गिरी तो उससे पहले जो तटीय डेल्टा बनाती है वहाँ तक क्या इसका विस्तार है। भूवैज्ञानिक खंड का प्रायद्वीपीय जो भाग है इसका वैज्ञानिकों ने क्या है, माना है। दोबारा से देखिए एक बार कि जो प्रायद्वीपीय खंड है या जिसको अपन प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, उसकी उत्तरी सीमा क्या है, कटी फटी है। यानी उत्तरी सीमा जो देखें उसको सीमांकित नहीं, मतलब कटी फटी मतलब कोई निश्चित सीमा नहीं है कि यहाँ तक अपन कहें तो प्रायद्वीपीय खंड या जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका क्या है, विस्तार है। जो कच्छ से प्रारंभ होकर, कच्छ का रन है दलदली क्षेत्र गुजरात में, वहाँ से लेकर देखें तो अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है, वैसे दक्षिण पश्चिम से लेकर राजस्थान में उत्तर पूर्व तक इनका विस्तार है, उसके पश्चिम से होती हुई दिल्ली तक जाती है। और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर, यानी जो यमुना और गंगा नदी है, उत्तर भारत की मुख्य नदी है गंगा नदी, अपन पढ़ेंगे आगे, गंगोत्री से जहाँ उद्गम होता है, फिर हरिद्वार में आकर ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल बहते हुए बांग्लादेश में होते कहाँ चली जाती है, बंगाली खाड़ी में चली जाती है। और यमुना पहले गंगा मिल जाती है, जहाँ इलाहाबाद जिसको अपन प्रयागराज कहते हैं, संगम होता है गंगा और यमुना का। तो उसके समानांतर देखें राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ से गंगा नदी के डेल्टा तक जाती है। यानी गंगा नदी जो अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा अपन ने पढ़ाई था कि अंतिम अवस्था में नदी किसी खाड़ी, समुद्र या सागर में गिरने से पहले जो तटीय क्षेत्र होता है उसमें क्या कर देती है, अपने कंकड़, पत्थर, अवसाद जमा कर देती है। तो वहाँ तक क्या है, प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। इसके अतिरिक्त देखें इसमें उत्तर पूर्व में करबी एंगलोंग, यानी उत्तर पूर्व में देखें तो करबी एंगलोंग का पठारी क्षेत्र है। असम में कुछ क्षेत्र आता है करबी एंगलोंग का, वह मेघालय का पठार है। तथा पश्चिम में देखें तो राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार में आता है। यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो भी भूवैज्ञानिकों ने माना है कि किसी समय ये प्रायद्वीपीय खंड या जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका क्या थे, विस्तार थे। उसके बाद देखें तो पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश, देखिए पश्चिम बंगाल में देखें तो मालदा भ्रंश, भ्रंश का तो होता है टूटना या विखंडन होना, यानी अलग हो जाना, दरार पड़ जाना। तो जो मालदा भ्रंश है उस क्षेत्र में, उसके उत्तरी पूर्वी भाग में देखें तो स्थित मेघालय व करबी एंगलांग को, यानी जो मालदा भ्रंश है पश्चिम बंगाल में,
उसके उत्तरी पूर्वी भाग में देखें तो मेघालय जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उसमें कार्बी एंगलोंग पठार को, यानी कार्बी एंगलोंग पठार भी असम का जो क्षेत्र है, पठारी कुछ क्षेत्र, उसको छोटा नागपुर पठार से क्या करता है, अलग करता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है स्थित, तो उस पठारी क्षेत्र से क्या करता है, ये अलग करता है। तो इस क्षेत्र को भी किस में शामिल किया है, प्रायद्वीपीय खंड में शामिल किया है। और राजस्थान में देखें तो ये प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल, यानी राजस्थान में मानते भूवैज्ञानिक काल में कि ये जो प्रायद्वीपीय खंड है वो किससे ढका हुआ है, मरुस्थल से, और मरुस्थल सदृश स्थल आकृतियों से ढका हुआ है, यानी मरुस्थल के समान ही देखें तो जो स्थल आकृतियाँ हैं उससे क्या ये पूरा ढका हुआ क्षेत्र है, यानी रेतीले टीले पाए जाते हैं। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में भी देखें तो इसके अवशेष वगैरह मिले, जैसे कहीं पत्थर वगैरह मिला है, कहीं चट्टानें वगैरह मिली हैं, मार्बल के पत्थर मिले, तो ऐसा मानते भूवैज्ञानिक कि किसी समय ये प्रायद्वीपीय भाग का क्या था, भूवैज्ञानिक काल में हिस्सा था, और फिर इसमें भूगर्भीय हलचलें हुई, परिवर्तन हुए, तो ये मरुस्थल और उसकी स्थलाकृतियाँ जो बनी उससे क्या हो गया, ढका गया। फिर देखिए आगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय देखें तो मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है, यानी प्रायद्वीप देखें तो मुख्यतः प्राचीन जो नाइस व ग्रेनाइट चट्टानें थी कठोर, उससे क्या है, बना हुआ है। और कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में पड़ा है। कैम्ब्रियन कल्प यानी एक युग है, सबसे प्राचीन युग मानते हैं कैम्ब्रियन कल्प, यानी लगभग बहुत अरब वर्ष पहले, 400 अरब वर्ष पहले देखें तो इस प्रकार की घटना हुई थी पृथ्वी में। तो उस कैम्ब्रियन कल्प में देखें तो ये भूखंड एक कठोर स्थल खंड के रूप में था, यानी पूरा एक भूभाग देखें तो एक स्थल कठोर खंड था, यानी पूरा कठोर क्षेत्र था। और अपवाद स्वरूप देखें तो पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने, यानी अपवाद ये कि जो पश्चिम का समुद्र तट था वो समुद्र में डूब गया, और कुछ उससे विवर्तनीय क्रियाओं से परिवर्तित होने के बाद, और उसमें से कुछ हिस्से देखें तो विवर्तनीय क्रियाएँ, विवर्तनीय का मतलब प्लेटों में हलचल होना या भूगर्भ में जो हलचल होना, प्लेटें पड़ेंगी पृथ्वी भूगर्भ के नीचे बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, तो उसमें ऐसी निर्माणकारी हलचलें, तो उससे क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया। और उसके उपरांत भी देखें इस भूखंड के विस्तार का वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी देखें तो इस भूखंड का जो वास्तविक आधार तल है, यानी जिस पर इसका निर्माण हुआ था, उस पर क्या नहीं पड़ा है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये है अपना पहला आज प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय भाग। तो अपन ने ये पहला पढ़ा है आज भूवैज्ञानिक संरचना, और जो शैल समूह के आधार पर देखें तो भारत की जो संरचना और भू आकृति विज्ञान में देखें तो उसका पहला भाग है, क्योंकि भूवैज्ञानिक संरचना और जो शैल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं उसमें भिन्नता के आधार पर देखें तो इसको 3 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया जाता है। तो उसमें अपन ने पहला पढ़ा है प्रायद्वीपीय खंड, यानी कहने का मतलब प्रायद्वीपीय खंड जो दक्षिण का क्षेत्र है, कच्छ से प्रारंभ होता है, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से, और यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी के डेल्टा तक फैला है। इसको अपन मानचित्र में भी देखेंगे अच्छे से कि कहाँ तक प्रायद्वीपीय खंड का क्या है, विस्तार है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इस प्रायद्वीपीय खंड के बारे में। थोड़ा आपको समझना है, कठिन पाठ है थोड़ा ये, संरचना क्या है, शैल क्या है, कुछ शब्द क्या है पहली बार सामने आए नए, और इसके आधार पर देखें तो इसको 3 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। तो कल अपन दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय और इसके अलावा अन्य जो पर्वतीय पर्वतमालाएं हैं, और फिर तीसरा है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है। तो आज आप इसी को पढ़ना और इसके बारे में समझने का प्रयास करना कि ये भारत का पहला जो भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह में जो भिन्नता पाई जाती है उसके आधार पर देखें तो इस भौतिक लक्षणों के आधार पर इसके 3 भागों में इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया है। फिर इसको अपन भारत के मानचित्र में अच्छे से समझेंगे कि कहाँ तक प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है।